नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हमने आपको मॉडल पेपर नंबर 4 दिया था और बोला था कि इसको सॉल्व करके अपने पास इसके आंसर रख लो, और जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। नीचे कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, यानी 25 में आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर दे रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो, अब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की जो परीक्षा है उसको ज़्यादा दिन नहीं रह गए, मात्र 4 दिन रह गए। इन 4 दिन के अंदर आपको हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की काफ़ी मैथ कवर करा देंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपको नहीं आता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए, हम उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा न रह जाए जो आपको आता ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन वीडियो। लास्ट में आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, यानी 25 में कितने नंबर आए हैं। यहाँ पर आपके सामने जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आंसर होगा ये नीचे कमेंट में हमें बताना है, तो उसको देख लो। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब ये जो 100 है बराबर के उस तरफ इसको भेज दो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको 0 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये 100 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 और एक्स इक्वल टू रूट 100। अब रूट 100 है तो ये किसका वर्ग होता है 100, ये 10 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 10 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1599 की उत्तरवर्ती संख्या ये आपको बतानी है। उत्तरवर्ती की बात करें और अनुवर्ती की बात करें तो दोनों एक ही चीज़ हैं। अब 1599 में 1 जोड़ दो। जब भी उत्तरवर्ती और अनुवर्ती की बात करेगा तो इसका मतलब है संख्या में 1 जोड़ देना है, और 1599 में 1 जोड़ोगे तो 1600 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा 1 जोड़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं जोड़ना है। उत्तरवर्ती की बात आए तो 1 जोड़ना है, पूर्ववर्ती की बात आए तो 1 घटाना है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 18y माइनस 8 इक्वल टू 16y में y का क्या मान होगा। कुछ नहीं करना है, बेहद आसान है। ये 18y है, इसको 18y लिखा रहने दो। ये जो 16 है, 16y है, इसको बराबर के इस तरफ ले आओ। उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये जो माइनस 8 है बराबर के उस तरफ भेज दो। ये माइनस का 8 है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस का 8। 18y में 16y घटेगा, आएगा 2y बराबर 8। अब यहाँ से 2 को बराबर के उस तरफ ले जाओ, 8/2 इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके सामने, 4 निकल के आ गई। देखो कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, उसको भी यहाँ पर एकदम क्लियर करते चलेंगे। आगे देखो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा आपका प्रश्न संख्या 4, 16/42 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। 16/42, देखो गुणात्मक जब भी नाम आएगा तो इसका ये मतलब है कि अंश को हर से रिप्लेस कर दो, अंश को हर से रिप्लेस कर दो। ठीक, तो यहाँ पर अंश क्या है 16 और 42 है हर में, तो 42 को ऊपर कर दो। ये आप समझ गए होंगे। गुणात्मक प्रतिलोम आएगा तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे। और एक और होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब योग, योग मतलब प्लस का निशान, तो प्लस को माइनस में कर देना, माइनस को प्लस में कर देना, हो जाएगा आपका योज्य प्रतिलोम। अगला यहाँ पर बहुविकल्पी का जो 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय की तरफ। यहाँ पर जो छठा प्रश्न है आपके सामने, 5/11 और 7/11 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं लिखो। जब भी किसी के मध्य 2 संख्याएं निकालनी हो, चाहे वो संख्याएं हो चाहे परिमेय संख्याएं हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना होता है। मान के चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि हमें 6 और
8 के मध्य कोई संख्या निकालनी है। तो क्या करते हैं हम लोग, 6 और 8 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें इसके बीच की संख्या मिल जाती है। तो 8 6 हो जाएगा 14, 14/2 इक्वल टू 7, यानी 6 और 8 के बीच में कितनी संख्या है, 7 है। इसी तरह यहाँ पर भी करना होगा, 5/7, 5/11 और 7/11, इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करोगे, या तो 2 से डिवाइड कर दो या तो 1/2 से गुणा कर दो, बात तो वही है। ठीक है, 1/2 से हमने गुणा कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 5 और 7 हो जाएगा 12। अब ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, 6/11, यानी 5/11 और 7/11 के मध्य जो 2 परिमेय संख्या निकालनी थी, पहली परिमेय संख्या आपकी हो गई 6/11। ठीक है, पहली निकल के आ गई। अब हमें 2 चाहिए तो एक और निकाल लो। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे 1/2 गुणे ब्रैकेट के अंदर ये जो निकला है 6/11 इसको लिखो, प्लस और जो ये लास्ट वाला था 7/11, 7/11 ये लिख दिया। ठीक, 1/2, अब ये इनका हर सेम है तो 11 लिख दो, 6 7 हो जाएगा आपका 13। तो ये तो कटना नहीं है, तो 13 एकम 13, 11 दूना 22, यानी पहली मध्य में परिमेय संख्या हो गई 6/11 और जो दूसरी इनके मध्य में संख्या निकल के आ गई 13/22। 5/11 और 7/11 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकल के आ गई 6/11 और 13/22। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हल करके बता रहा हूँ, आपको बाकायदा सब कुछ लिखना होगा कि 5/11 और 7/11 के मध्य पहली परिमेय संख्या, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना होगा। फिर लास्ट में लिखना होगा 5/11 और 7/11 के मध्य दूसरी परिमेय संख्या, और उसके बाद आपको ये सारा सिस्टम करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ये है आपका 16/p² माइनस q²/81। ये आपको गुणनखंड करना, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखो ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, लेकिन इन दोनों में स्क्वायर नहीं लगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी स्क्वायर बना लो। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक, 4/p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो q, और ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब देखो a² माइनस b² का फार्मूला बन गया 4/p प्लस q/9, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4/p माइनस q/9, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो ये इसका देखिए कितनी आसानी से गुणनखंड हो गया। अच्छा, कोई देखता तो घबरा जाता, कहता है अरे ये कैसे होगा, लेकिन है बहुत आसान, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर, लंबाई 16 मीटर, खेत की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो आयताकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं। क्षेत्रफल है 192, लंबाई है 16, चौड़ाई आपको निकालनी है 192, ये 16 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, चौड़ाई आसानी से निकल आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, ये आपका 12 मीटर खेत की चौड़ाई निकल के आ गई। कोई डाउट हो तो बताओ, कितनी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का परिमाप है और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल आपका होता है वर्ग का a², यानी भुजा का स्क्वायर। अब हमारे पास भुजा तो है ही नहीं, हमारे पास तो वर्ग का परिमाप है। तो क्या कर लो, वर्ग का परिमाप को फार्मूला लगा दो। वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है 4a = 32/4 = 8, यानी a की वैल्यू यानी भुजा की वैल्यू 8 आ गई। तो क्षेत्रफल होता है a², तो 8 का स्क्वायर कर दो, 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आ गया वो आ गया आपके सामने 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहे हैं इसका जो केंद्रक है वो मध्यिका को किस अनुपात में। तो मध्यिका, देखो मध्यिका ये होती जो भुजा के सामने वाले एंगल से भुजा पर ऐसा लाइन खींची जाती है कि ये जो भुजा है
इसको ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, यानी जितना ये हिस्सा हो उतना ही ये हिस्सा हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह हर शीर्ष से खींच दो, ठीक, और ये खींच गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो केंद्रक है, केंद्रक क्या हो गया, ये देखो ये केंद्रक है, ये जो केंद्रक है ये मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित, मध्यिका किसे कहते हैं, ये है मध्यिका, क्योंकि ये मध्य से मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर ये जो है ये मध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका सही आंसर होता है 2:1, यानी 2 अनुपात ऊपर रह जाता है और 1 हिस्सा नीचे रह जाता है, 2 हिस्सा ऊपर 1 हिस्सा नीचे, ध्यान से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2:1, ध्यान रखिएगा। 11वां यहाँ पर जो प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 7x + 2 है, इसी प्रकार 3x² + 2x1 पेन का मूल्य बताना है। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा सीधा सीधा, +1 × 7x + 2। अब सबसे पहले 7x को इन सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x का जब 3 में गुणा करेंगे आएगा 21 और x² और x का हो जाएगा x³ प्लस 2x का 7x में करेंगे तो 14x² प्लस 1 का 7x में करेंगे तो 7x। अब 2 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6x² प्लस 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 1 = 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देख लो जो x² x³ x वाले उन सबको आपस में जोड़ दो। ये देखो 21x³ का कोई नहीं है, क्योंकि x³ का कोई नहीं, देखो x² का देखो कोई है 14x² 6x² = 20x² प्लस 7x और 4x = 11x और प्लस का 2, ये आपका आंसर आ गया। बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ। ये पेन का मूल्य आ गया कि 3x² + 2x + 1 पेन का मूल्य कितना आ गया, 21x³ + 20x² + 11x + 2। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। ये एक तरीके से एक नियम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक पेन का दाम इतना है तो 10 पेन का दाम बताओ, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। 12वां प्रश्न देख लो, नीचे लास्ट में है 306 और 630 का मासा ज्ञात करना, वो भी भाग विधि से। भाग विधि में क्या किया जाता है, छोटी संख्या पकड़ लो, छोटी संख्या यहाँ पर 306, बड़ी संख्या 630, उसमें भाग दे दो। ये दे दिया हमने भाग, चलो भाग दे के देख लो। अब ये देखो 2 बार चला जाएगा, 306 × 2 ये आपका हो जाएगा 612। ठीक, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 30 में 12 घटेगा 18 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ शेष बच गया, तो जो शेष बचा उसी को बना लो भाजक, और ये जो जिससे पहले भाग दिया था उसको बना लो भाज्य। ये 306 उठाकर यहाँ रख दो, ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 × 1 = 18, बचेगा आपका 12। ठीक, और ये 6 उतार लो। अब 18 से डिवाइड कर दो, 18 × 7 होता है 126, यानी ये पूरा यहाँ पर कट रहा है, यानी अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक आपका है 18। ठीक, तो यहाँ पर कह सकते हैं 306 और 630 का जो मासा निकल के आया वो आपका आ गया 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, a³ b - b³ a / ab, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ नीचे ab है, तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल कॉमन मिल सकता है, ab मिल जाएगा। तो ab जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a² और b अकेला था तो b ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर b³ a है, तो b³ a में देखो ये जो b है ये कॉमन ले लो तो ये बचेगा b², और ये जो a है a कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, बंद करो ब्रैकेट ab। अब ab ये कट गया, यहाँ बचा a² - b²। अब इसको खोल लो, a² - b² का फार्मूला होता है a - b, एक ब्रैकेट में a + b। क्लियर हो गई बात। बस इतना करना है 3 स्टेप में और 2 नंबर आपके निश्चित पक्के हो गए। ठीक है, लेकिन ये आपको इस तरह खोलना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/-5 ब्रैकेट बंद, और फिर उसके बाद माइनस, और इसके बाद है -2/3
ठीक। तो क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो इसको खोल लो, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, +1/5। और ये देखो माइनस है, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +2/3। अब कर लो इसको सॉल्व, देख लो इसमें 5 चौको 20, 20 तियाँ 60, ठीक, 60 हो जाएगा। तो 15 चौको 60 होता है तो 15 तियाँ 45, प्लस 12 पंचे 60 होता है तो 12 एकम 12, प्लस 20 तियाँ 60 होता है तो ये आप समझ जाओ, ये हो जाएगा आपका 20 तियाँ 60, तो 20 दूना 40। अब इन सभी को जोड़ लो, 5 2 7, 4 1 5, 4 9, 97/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97/7 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपके लिखा हुआ है, निम्न सारणी का समांतर माध्य निकालो। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ कॉलम दे रखे होंगे भार और बारंबारता का। ठीक है, तो वही यहाँ पर करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं भार का, फिर बारंबारता का। ठीक, इसको हम लोग f मानते हैं, इसको x मानते हैं और इसको मानते हैं fx, जो तीसरा कॉलम होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यही सारे नंबर जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वही लिखने हैं। भार में 40, 41, 42, 43, 44 और 45। 45 का है 6, 44 का है 6, 43 का है 10, 42 का है 6, 41 का 4 और 40 का है 8। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपको करना होगा मल्टीप्लाई। 40 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 320। ठीक है, 41 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 164। 42 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25। ठीक, 43 और 10 का करोगे 430 आ जाएगा। 44 और 6 का करोगे 6 चौको 24 और 24 और 2 26 आ जाएगा। 45 और 6 का करोगे तो आ जाएगा 270। अब आपको ऐसी कंडीशन क्या करना होगा, fx को पूरा जोड़ के यहाँ लिख लो और x को जोड़ के यहाँ लिख लो। तो देखो इसको जोड़ते हैं, 320 प्लस 164 को जोड़ते हैं और 252 को जोड़ लीजिए, 430 को जोड़ लीजिए। ठीक है, और आप जोड़ लो 264 को प्लस 270, ये सब जोड़ोगे तो आ जाएगा 1700। ठीक, अब इसको जोड़ लो, 8 4 12, 12 6 18, 10 28, 6 34 और 6 40। ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं गलती ना हो जाए। 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40। ठीक है, अब यहाँ पर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x। तो सिग्मा fx यानी सिग्मा का मतलब है टोटल, तो टोटल fx का आया 1700 और सिग्मा x की टोटल आई है 40। अब 1700 डिवाइड बाय 40 कर लो, 1700 डिवाइड बाय 40 तो ये आपका आ जाएगा 42.5। यानी प्रश्न संख्या 15 का जो माध्य निकल के आ गया वो आ गया 42.5। सीधा ऐसा ही करना है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है तभी तो 2 नंबर में दिया गया है, तो इस तरह आपका ये माध्य निकल आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहा जा रहा है। 2 कोटि पूरक इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे के 3/5 गुने से 10 अधिक है। मान के चलो कि कोई कोण है x। ठीक, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा दूसरा कोण हो जाएगा 3/5 गुने से 10 अधिक। 3/5 गुना कर दो, ये कर दिया 3/5 और 10 अधिक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम है कि जो कोटिपूरक कोण होते हैं उनका योगफल होता है 90। तो इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 3/5 x प्लस 10, इन दोनों को जोड़ दिया और 90 के बराबर कर दो। अब x को जोड़ दो, 10 को उस तरफ भेज दो, 90 माइनस 10 ये हो जाएगा 80। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3x, 5 3 हो जाएगा 8x। ठीक, और 5 बराबर के उस तरफ भेज दो, 80 × 5 = 400। ठीक, x ये 8 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा। x = 400/8 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो यानी जो एक कोण था वो तो 50 का निकल आया। अब दूसरा कोण कैसे निकलेगा, यहाँ पर
x की जगह 50 की वैल्यू रख दो। जब 3/5 इंटू 50 प्लस 10 करोगे तो ध्यान से देखो कैसे आएगा, 3/5 इंटू 50 प्लस 10, ठीक। तो ये 5, ये 50 को जब 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 तियाँ 30 प्लस और ये वाला 10 40, यानी जो दूसरा कोड निकल के आ गया वो आ गया आपके सामने 40। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो छोटा कोड है वो तो आपका 40 निकल के आ गया और जो दूसरा कोड है वो 50 निकल के आ गया। तो इस तरह आपने देख लिया, दोनों एंगल यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है ठीक वैसे ही यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां है, 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करो। देखो कोई वर्गाकार पार्क है, ठीक। अब हमें इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, ठीक। ये हमने चारों ओर चक्कर, अच्छा यहाँ पर 3 चक्कर की बात कर रहे हैं। एक चक्कर हमें पता चल जाए तो 3 चक्कर आसानी से निकल आएगा। ध्यान देते हैं यहाँ पर कि ये जो चक्कर लगाते हैं ये दूरी होती कौन सी है, ये एक्चुअल में होती है परिमाप, ठीक। मैंने आपको बताया था जो भी आउटर सरफेस को नापा जाता है, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो आपका वृत्त का हो, चाहे आयताकार का हो, चाहे वर्गाकार का हो, कोई भी हो, अगर आउटर सरफेस नाप रहे हैं तो वो परिमाप होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है इसकी भुजा जो है वो आपकी है 70, ठीक, 70 मीटर इसकी भुजा है। और बोल रहे हैं इसके 3 चक्कर लगाने हैं, कितनी दूरी होगी किलोमीटर्स में। यहाँ पर है मीटर में और आंसर निकालना है किलोमीटर में, वो हम बाद में निकाल लेंगे किलोमीटर, पहले हम मीटर में निकाल लें कि 3 चक्कर में कितना हम निकाल पा रहे हैं। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर जो इसका परिमाप है वही 1 चक्कर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, जब वर्गाकार है तो परिमाप क्या होगा 4a, ठीक। तो 4a का मतलब हो गया a आपका 70 दे रखा है तो 7 चौको 28, यानी 280 मीटर इसका परिमाप हो गया। ये आपका निकला कितना, 1 चक्कर का निकला, ध्यान दीजिएगा। और हमें चाहिए कितने, 3 चक्कर चाहिए, 3 चक्कर चाहिए। इसका मतलब 280 गुणे 3 कर दो, 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 840 मीटर, ठीक। 3 चक्कर में कितना दूरी तय होगी, 840 मीटर। ध्यान दीजिएगा कि 840 मीटर यहाँ पर चल पा रहे हैं 3 चक्कर में। अब हमें दूरी चाहिए किसमें, किलोमीटर में चाहिए, और यहाँ पर क्या निकला है मीटर में। तो क्या करते हैं, क्या आपको मालूम है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 840 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 इंटू 840, ये आपको हो जाएगा 0.84 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। या कह सकते हैं 0.84 किलोमीटर, या फिर हम सीधा ये कहते हैं 0.84 किलोमीटर इसका आंसर आ चुका है और यही आपका आंसर होगा। यानी अगर 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के 3 चक्कर लगाओगे तो दूरी तय होगी 0.84 किलोमीटर। अच्छा, ये दूरी अगर किलोमीटर में ना कहता, ये कह देता कि दूरी ज्ञात करो, तो आपका आंसर बस इतना ही हो जाता और आपका आंसर ख़त्म हो जाता, ठीक है। अब लेकिन इसने ये कह दिया प्रश्न में कि दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करो, तो हमें जो 840 मीटर है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18, 5-5 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाओ। ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं 17, 8, 9, 10, 15, 13, 12, 12, 14, 16, 22। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसको चाहे तो आप अरेंज कर लो या ना करो, इसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं पद के कॉलम बना लो, ठीक है, और फिर उसके बाद बारंबारता का कॉलम बना लो, ठीक, और उसके बाद टैली चिन्ह का कॉलम बना लो, ठीक। तो सबसे पहले हम 5-5 के वर्ग विस्तार की बात हो रही, तो यहाँ पर देखो जो सबसे छोटा है वो कितना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे छोटा क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब 8 जो है वो 5-5 के वर्ग विस्तार के आंकड़े बनाएंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका 5 से 10 वाले कॉलम में। 5 से 10 से शुरुआत करो और जो अंतिम यानी जो सबसे बड़ा है वो देख लो कितना है, वो है 22।
अब 22 किस में आता है, वो 25 से कम वाले में आता है। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, आपको बस 4 बनाने हैं। क्यों बनाने, क्योंकि सबसे छोटा 8 है, वो आता है 5 से 10 के बीच में, और जो सबसे बड़ा है वो है 22, वो आता है 20 से 25 के बीच में। तो बस इतने ही बनाने हैं। अब 5 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं वो देख लो। तो 5 से 10 के बीच में कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे आपके 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक आएंगे। ये जो लास्ट वाला है इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 हो गया 1, 9 हो गया 2, 10 हो गया 3, और कोई संख्या नहीं आ रही। तो यहाँ पर 5 से 10 के बीच में है 3, ठीक। अब 10 से 15 के बीच में देख लो, तो 10 से 15 के बीच में देख लो, एक तो 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक, 3 ये हो गए, 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 5 है। ये 5 लिख दिए। अब 15 से 20 के बीच में कौन आएगा, देखो एक तो ये 17 आ जाएगा, ठीक, और आपका ये 16 आ जाएगा, और तो कोई है ही नहीं, 2 आ जाएंगे। अब 20 से 25 के बीच में देख लो, तो 20 से 25 के बीच में केवल 22 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी बारंबारता लिख दी, ठीक है। इसी आंकड़ों से देख कर ही हमें बारंबारता लिखनी होती। अब इनके टैली चिन्ह कैसे बनेंगे, 3 का टैली चिन्ह क्या होगा, 1 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो, 3 लाइन खींचो, ये हो गई 3 का टैली चिन्ह। 5 का टैली चिन्ह कैसे बनता है, 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें खींच के 20 से काट दो, ये हो गया 5 टैली चिन्ह। 2 टैली चिन्ह 2 लाइनें, 1 टैली चिन्ह 1 लाइन, ये आपका बारंबारता सारणी बन गई। उम्मीद करता हूँ बारंबारता सारणी कैसे बनाई गई ये आप आसानी से समझ गए। देखो अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बता देना, इसका अलग से वीडियो में बना दूंगा पूरा इसी चैप्टर पर फोकस करके। अपनी डिमांड नीचे कमेंट में बताते रहो, वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 18 प्रश्नों का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, उसको भी अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। और दोस्तों अगर और वीडियो देखना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर और वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।